तो हम लोगों ने क्या किया था रिलेशनशिप हम लोग देख रहे थे बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इन दोनों का रिलेशनशिप देखना है हमने, लेकिन इन दोनों का हमारे पास अलग अलग क्या फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है? बेसिकली फोर्स ओवर यूनिट चार्ज के। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा था किसके इक्वल होता है? वो बेसिकली होता है चेंज ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। यही पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्योंकि हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी देख लेते हैं कि अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पे है, मैंने इस पॉइंट को कह दिया ए और वो मूव कर रहा है पॉइंट बी तक। ठीक है, तो हमने इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है। और मैं ये कह देती हूँ कि ए से बी तक का जो आपके पास डिस्टेंस है वो क्या है? वो डेल आर है। ठीक है, और हमें पता है कि अभी ये पॉइंट चार्ज किसके अगेंस्ट मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। तो कोई ना कोई वर्क डन इसके ऊपर करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग रिलेशनशिप किसके बीच में देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है या टेस्ट चार्ज है वो क्या कर रहा है? ऑपोजिट मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे ही है। तो मैं अपना सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का देख रही हूँ तो मैं वर्क डन को ऐसे लिख सकती हूँ अपना, पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसमें कोई मसला मेरे बच्चों को? ठीक है, यही होता है ना। तो मैंने अपनी इस वाली इक्वेशन को थोड़ा हाईलाइट कर लिया। मुझे बेसिकली क्या करना है? एंड में आके इस इक्वेशन को करना है। ठीक है, पहले मुझे क्या करना है? सबसे पहले इसकी मैं वैल्यू निकालूंगी। जब मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी मैं सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी। यहाँ पे क्योंकि जो आपके पास चार्ज है वो क्यू नॉट है, इसलिए इस कैपिटल क्यू को आप क्यू नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं। गॉट इट? अब मुझे क्या निकालना है? मुझे बेसिकली वर्क डन निकालना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन आपके पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही होता है ना। आगे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा जब वेक्टर को हटाओगे। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, थीटा की क्या वैल्यू होगी? थीटा यहाँ पे बेसिकली आपके पास होगा 180। 180 क्यों होगा? किसी बच्चे को कुछ आइडिया है? क्योंकि आपको पता है कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट चार्ज मूव कर रहा है ना। आपके पास डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। तो ऑपोजिट डायरेक्शन अगर है तो कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री ना। डी भी आप लोगों ने देखी होगी, तो डी पे भी 180 होता है। अगर एक ही डायरेक्शन ये है, मैं कहती हूँ कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने थीटा की जगह क्या लिख दिया? 180 डिग्री। और मुझे पता है कॉस 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? -1। ऐसे ही हो गया आपके पास ये जो वैल्यू आ गई -fs आ गई। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? यहाँ पे मैंने एक चीज कही थी कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यही कही थी ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ और यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो आपके पास क्या आ जाएगी? एफ आपके पास आ जाएगा ई क्यू नॉट। ऐसे ही है ना। और जो आपने डिस्टेंस लिया, अच्छा पहले मैं इसको पुट कर देती हूँ, ये आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट ई। और एस, अच्छा ये जो एस है ये बेसिकली आपके पास क्या है? डिस्टेंस। और आपने यहाँ पे जो डिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट भी, तो आपने क्या कंसिडर किया हुआ है? डेल आर। तो आप एस की जगह क्या रख दोगे? डेल आर। ठीक है, तो बेसिकली ये आपके पास वर्क डन आ गया पॉइंट ए से बी तक का। अब सिंपली आपको क्या करना है? अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है। तो अगर मैंने इस इक्वेशन को 1 कहा हुआ है तो आपकी 1 इक्वेशन क्या हो जाएगी? डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट ई डेल आर डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, और आपके पास डेल वी की क्या वैल्यू आ गई? आपके पास डेल वी आ गया -ई डेल आर। आप इसमें से अगर ई की वैल्यू निकाल लो तो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल वी ओवर डेल आर। तो ये बेसिकली आपके पास रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का।
अगर ये मैं इसे किसी एक्सिस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस में लिखूं तो मैं लिखूंगी ई एक्स माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल एक्स। वाई एक्सिस में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस डेल बी डिवाइडेड बाय डेल वाई, और इसी तरह सिमिलरली जेड। ठीक है। अच्छा, ये रिलेशनशिप तो मेरे पास आ गया, लेकिन ये रिलेशनशिप मुझे बता क्या रहा है? ये मुझे बता रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है। वो मुझे ये रिलेशनशिप बता रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो आपकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे मिस ये ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट बेसिकली होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ समथिंग। इसमें जो है आपका डेल वी की वैल्यू चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा। तो बेसिकली ग्रेडियंट यही है, नेगेटिव साइन और पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इट्स बेसिकली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस चेंज होता जाएगा आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या है? ग्रेडियंट सिंपली ये है कि किसी चीज का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। ठीक है। और अगर कैलकुलस आप आगे में से कोई इंजीनियरिंग अगर परस्यू करेगा तो वो देखेगा कि इसी वाली इक्वेशन को आप और इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव भी लिखते हो माइनस डी वी बाई डी आर। तो ये जो dv बाई डी आर है ना, ये भी आपका चेंज ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये भी बेसिकली ग्रेडियंट ही बता रहा होता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों को यहाँ तक कोई सवाल? यहाँ तक कोई सवाल है मेरे बच्चों को, या आगे बढ़े? ये बेसिकली हम लोगों ने देखा और हमारे पास भी यही रिलेशनशिप आया। इन लोगों का डेल एस नीचे आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने कंसिडर नहीं किया है। इन लोगों ने, हम लोगों ने तो जो मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस डेल आर के इक्वल कंसिडर कर दिया था। इन्होंने वो कंसिडर नहीं किया, वो डेल एस लेके ही चले। ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा तो मतलब जो भी आप डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो ना वो आप डिनोमिनेटर में लिख लोगे। हमारा भी यही रिलेशनशिप आया था। फिर ये आपका एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इजी सा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जब आपके पास है तो आपका सिंपली फॉर्मूला यही रहता है, साथ इलेक्ट्रॉन की भी वैल्यू आ जाती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। वो आपके पास कांस्टेंट होती है, वो आपको याद करनी होगी, आप वो पुट कर दोगे। डेल वी की वैल्यू आपको 60 वोल्ट गिवन है और डिस्टेंस भी आपको गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 5 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है। और जब फिर आप इसे सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके पास ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। आपको फोर्स पता करनी थी कि इलेक्ट्रॉन पे क्या है। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली आपकी इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, वो हम ड्राइव करेंगे कि ये कैसे आई है। 1 eV, ये जो रिप्रेजेंट किया जाता है ये किया जाता है 1 eV से। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बेसिकली जो इक्वल होती है वो होती है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। ये हम पूरा ड्राइव करके देखेंगे कि ये आपके पास बेसिकली कैसे आ रहा होता है। लेकिन अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इसे डिफाइन करती हूँ, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन as it moves through potential difference of 1 वोल्ट। ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन
मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर कितना हो 1 वोल्ट, तो उस वक़्त जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी या लॉस होगी, या तो उसे कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने रिलीज़ की, वो बेसिकली आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है? तो इसमें हम इसकी डेरिवेशन करने के लिए जो हम करते हुए आ रहे हैं पिछली 2-3 क्लासेस से, हम वही कंसीडर कर लेते हैं कि अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट और यहाँ पे आपके पास क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट। लेट्स सपोज मैंने इस प्लेट को बी कह दिया और मैंने इसे ए कह दिया। मुझे पता है आपकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो ऐसे होंगी, ऐसे ही होंगी, ठीक है? और मैंने इधर कोई भी टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया प्लस क्यू के नाम से। अब मैं कहती हूँ कि आपका जो ये टेस्ट चार्ज है मुझे उसे मूव करवाना है ए टू बी। मुझे पता है कि आपकी जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं वो बी टू ए है। जब मैं ऑपोजिटली मूव करवाऊंगी तो कुछ ना कुछ वर्क डन चाहिए होगा। वर्क डन होगा तो हमने कहा था कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैं अगर इस पॉइंट पे चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूँ तो मैं क्या निकालूंगी? डेल यू किसके इक्वल होगी? पॉइंट, किस पॉइंट से कहाँ पे जाना है, ए से बी तक जाना है, तो हम पहले फाइनल पॉइंट लिखते हैं पी बी माइनस पी ए। ठीक है, और इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं किससे रिप्रेजेंट कर देती हूँ, डेल बी से। ये तब केस था जब आप ऑपोजिटली मूव कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि जब आपने इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक मूव करवाया और फिर बी पे छोड़ दिया, जब आप बी पे छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर वो खुद ब खुद पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेगा। तब आपको कोई वर्क डन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो आपकी जितनी भी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि अब आप उस पर कोई वर्क डन नहीं रिक्वायर्ड है, वो खुद ब खुद मूव करेगा। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, वो आपके पास क्या हो रही होगी, इंक्रीज होगी। तो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक किसके इक्वल हो जाएगी, क्यू डेल वी के। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? मेरे बच्चे सो तो नहीं रहे? काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू डेल वी के। क्योंकि यहाँ पे हम जो लेट सपोज कि हम जो चार्ज कंसीडर कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो क्यू की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ई डेल वी। हम बेसिकली जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 1 ईवी किसके इक्वल है, उसका रिलेशनशिप ड्राइव कर रहे हैं। ओके बच्चे, तो मैंने यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, जो आपने चार्ज कंसीडर किया था जो मूव कर रहा था, लेट सपोज कि वो कोई भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की जगह क्या आ जाएगा, ई डेल वी। और आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, यही होता है ना। तो आप ई की जगह यहाँ पे ये रख दो। अगर फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन 1 है तो आपकी इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, यही हो जाएगी। और डेल बी की जगह आप कंसिडर कर लो कि आपके पास सिर्फ 1 वोल्ट है। ठीक है, क्योंकि हमने 1 ईवी के लिए ड्राइव करना है ना, तो इसलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, 1 वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? अब मुझे बताओ 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है? अगर मैं फॉर्मूले से भी ड्राइव करना चाहूँ तो आपको पता है चेंज ऑफ पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन ओवर क्यू। वर्क डन की क्या यूनिट होती है, जूल। और कूलम्स किसके इक्वल होता है, चार्ज किसके इक्वल होता है, कूलम। ठीक है, यहाँ से अगर आप जे की वैल्यू निकालो तो जे क्या आ जाएगा, सी इंटू वी। वोल्ट की भी क्या यूनिट होती है, जूल ही होती है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 इंटू सी इंटू वी। और जब आप सी इंटू वी को रिप्लेस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो यही हम लोगों ने करना था कि 1 ईवी किसके इक्वल आ गया, 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। यही था बच्चों।
हमारा ड्राइव हो गया ये। यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को? ओके, एक दफा हम ये आपकी बुक में से भी देख लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी खोल के बता दी है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखा था तो इन्होंने इस तरह इसको किया है। इधर आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। इसके बाद ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये मेरे बच्चे कर लेंगे ना? सिंपली आपको पहले एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और देन उसको डिवाइड करवा देना है चार्ज से, जो आपके पास फिक्स क्वांटिटी है एक्सपोनेंट -19। और इस काइनेटिक एनर्जी को मेरे बच्चे कैसे निकालेंगे? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े। देन आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इस इसके बारे में बच्चों को कोई आइडिया है कि ये क्या होता है? अच्छा, आपके पास जो है ना ये सिर्फ थ्योरी थ्योरी करके एक्सप्लेन किया हुआ है। आपका बेसिकली उन्होंने प्रूफ करके नहीं बताया, लेकिन हम लोग ये प्रूफ करके देखेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रूफ करके नहीं देखेंगे हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो आपके पास क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। थोड़ा थोड़ा सवाल टर्म देख के भी समझ आ रहा है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, शायद मेरे बच्चों को फिर थोड़ा समझ आ जाए। अगर मैं कहूँ कि द फैमिली ऑफ surfaces that connect points having same values of electric potential। अब मेरे बच्चों को कुछ समझ आया कि मिस ने क्या फारसी लिखी है? फिजिक्स से लिखी है मैम ने। ये कहना चाह रहे हैं कि वो सरफेसेस, कोई बच्चा बताएगा क्या समझ आया? ये वो वाली सरफेसेस होती हैं जो ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करें जिनका पोटेंशियल आपके पास क्या आए? सेम, इक्वल पोटेंशियल आए। तो इसमें हम उन सरफेसेस को कंसिडर करते हैं कि जिनको ज्वाइन करने के बाद आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आए? सेम। अभी भी मेरे बच्चों को शायद कुछ समझ नहीं आया हो, मैं ये आपको करके दिखाती हूँ। लेट्स सपोज मैंने कुछ लाइंस कंसीडर कर दी, लाइन ऑफ फोर्सेस। मैंने ये कह दिया ये ए है, ये मैंने कंसीडर कर दी कि ये बी है, ये आपने कह दी सी है, ये आपने कह दी डी है, ये आपने कह दी ई है। ठीक है, मैं दो केसेस कंसीडर करूंगी। आप पहले वाला जो मैं केस कंसीडर करूंगी उसमें आप देखोगे कि सेम नहीं आएगा पोटेंशियल आपका। जो मैं सेकंड केस कंसीडर करूंगी उसमें पोटेंशियल सेम आएगा। पहला केस में मैं ये कंसीडर कहती हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल ये बी वाली लाइन है, इसका एक पॉइंट मैंने ले लिया कि इस पे ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट लेट सपोज बी है। ठीक है, इनको मिडल में कंसीडर कर लो आप लोग, यहाँ पे नहीं करो क्योंकि फिर बहुत ज्यादा अल्फाबेट्स यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ये कंसीडर कर लो, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, तो मैंने ये वाली लाइन कंसीडर की और मैंने इसी सेम लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स ले लिए, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। और मैंने कह दिया इनके बीच में जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो क्या है? ds। ये भी हम लोगों ने किया था ना डेरिवेटिव में, इन केस ऑफ डेरिवेटिव ले रही हूँ। ठीक है, ये जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा क्योंकि ये थोड़ा इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रेशन पढ़ी होगी ना आप लोगों ने, फर्स्ट ईयर में है आई गेस, या पता नहीं सेकंड ईयर में भी पढ़ रहे होगे। ठीक है, तो मैं अगर आपको कहती हूँ कि मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, डेल वी इज इक्वल्स टू, माइनस आता है नेगेटिव की वजह से, नेगेटिव ग्रेडियंट अभी हम लोगों ने देखा था। मुझे अगर पॉइंट ए से जाना है तो ये लोअर लिमिट आपकी पॉइंट ए होगी और जो ये अपर है ये आपके पास क्या होगा? पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि मुझे इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस। यही होता है ना आपके पास, जब आप वेक्टर को हटाते हो तो कॉस थीटा लगता है। अच्छा, मुझे कोई और बच्चा भी कंफर्म करे कि बच्चा आपको भी आवाज कट रही है मेरी?
जल्दी से कोई बच्चा मुझे कंफर्म करे। आज तो वैसे इंटरनेट का इशू नहीं है, उस दिन हो रहा था, मुझे फर्स्ट क्लास से ही कंप्लेन आ रही थी कि मैम आपकी आवाज कट रही है। लाइबा बच्चे, आपके वाईफाई का इशू है, बाकियों के पास नहीं कट रही है। ठीक है, जब आप इस वेक्टर्स को हटाते हो तो आपके पास क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, ई डी एस कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो क्या इनके बीच में कोई एंगल होगा? इनके बीच में एंगल 0 होगा। तो कॉस थीटा में जब 0 पुट करूंगी तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाती है। तो ये आपके पास हो जाएगा ए बी, सिर्फ डी एस रह जाएगा। तो आप जिसको अगर आप सपोज कंसिडर कर लेते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एल आएगा, तो आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपने कह दिया एल आ गया। इससे मुझे क्या पता लग रहा है कि डेल वी की कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं ए से बी पॉइंट तक कर रही हूँ तो उसकी कोई और वैल्यू आएगी, इसी तरह मैं बी से यहाँ पे सी पॉइंट ले लूँ तो उसकी कोई और वैल्यू आएगी, मतलब नॉन जीरो है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, यही पता लग रहा है ना मुझे। इसी तरह मैं अगर इसी वाली जगह का निकालना चाहूँ W, तो W किसके इक्वल होता है Q ओवर V। जब V इज इक्वल टू W ओवर Q था, तो सिंपली मैंने इसको क्या किया, उधर भेज दिया। तो Q वैसे ही रहेगा, V अभी हम लोगों ने किया, V किसके इक्वल आ रहा था, माइनस EL के। तो ये आपके पास हो गया Q EL माइनस, अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब ये सब करने का क्या मकसद था, ये सब करने का ये मकसद था कि मुझे ये पता लग रहा है कि मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेम लाइन पे ही कंसीडर कर रही हूँ, अगर इसका जो एरिया होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा, नॉट नेसेसरी जो मैं सी पॉइंट कंसीडर कर रही हूँ उसका भी सेम हो, तो मतलब ये डिफरेंट आ रही है, तो इट्स मीन दैट कि ये आपके पास इक्वि पोटेंशियल सरफेसेस नहीं है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एल कंसीडर किया ना, लेट सपोज मैं उस ए से बी तक कंसीडर कर लेती हूँ 5, ई की भी कोई वैल्यू होगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक स्पेसिफिक नंबर आएगा। इसी तरह अगर आप सी लाइन के ऊपर सी पॉइंट ले रहे हो तो लेट सपोज हो सकता है उसकी 7 हो, तो आपकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इट्स मीन दैट कि ये आपके पास इक्वि पोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। अब हम सेम केस कंसीडर करते हैं कि अगर मैं डिफरेंट लाइन पे कोई कंसीडर करती हूँ, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये ए था, पहले वाला केस क्या था कि आपने सेम लाइन पे दो पॉइंट्स कंसीडर किए थे, यही था ना। अब मैं दो डिफरेंट लाइंस पे दो पॉइंट कंसीडर करूंगी, फिर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, अब मैं क्या कहती हूँ, बी से सी तक मैं करती हूँ और मैं कहती हूँ इन दोनों का डिस्टेंस अब क्या है, डीएस। ठीक है, अब इसमें जरा पुट करो मेरे बच्चों, तो वही हो जाएगा, आपको बी से सी तक जाना है, ई डी एस कॉस ऑफ थीटा। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो मैं जब 90 डिग्री पर करती हूँ तो cos 90 किसके इक्वल होता है, 0। ठीक है, तो मेरा डेल वी क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सी से डी तक का लूंगी डिस्टेंस, तो तब भी 90 डिग्री होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल वी 0। तो इट्स मीन कि अगर आप सेम लाइन पे दो पॉइंट्स लेते हो तो वो इक्वी डिस्टेंट सरफेसेस नहीं होंगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही सरफेस है। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट सरफेसेस लेते हो तो फिर आपके पास वो सरफेसेस क्या होंगी, वो इक्वी डिस्टेंस होंगी। बी और सी इक्वी डिस्टेंस होंगी, सी और डी इक्वी डिस्टेंस इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी, डी और ई क्या होंगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होंगी। ठीक है, बशर्त ये कि शर्त ये है कि इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए और इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी के ऊपर कोई ई और बी, ई और बी आपके पास इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नहीं है। अगर आप इस पे कंसीडर कर दो एफ, एफ और ए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस नहीं है, और अभी हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली प्रूफ भी किया है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं सर्कल में कंसीडर करती हूँ, आपकी बुक में सर्कल की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि इस तरह बहुत ज्यादा लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं ठीक है, कंसिडर कि ये वाला पॉइंट आपके पास ए है और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है, बी। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ओरिजिन का डिस्टेंस आर ए के इक्वल है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर बी के इक्वल है। ठीक है, जब हम सर्कल में करते हैं तो हम लोग सर्कल में कैसे करते हैं कि अगर मैं डेल वी निकालना चाहूँ तो डेल वी
और यहाँ पे सर्कल है क्योंकि मुझे पता है ये क्योंकि आपके पास सर्कल है, तो इसका जो आपके पास रेडियस होगा हर पॉइंट पे वो सेम होगा। मीन्स दैट के आपके पास जो आर ए है वो किसके इक्वल होगा, आर बी के। अच्छा, मैं अगर चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालूं तो आपके पास क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, दोनों का पोटेंशियल। ठीक है, और वी ए की क्या वैल्यू होती है, के क्यू आर है, ये जो लंबी वाली डेरिवेशन ड्राइव की थी ये वही है ना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर बी, यही है। इसमें आप लोगों ने क्या किया, के क्यू कॉन्स्टेंट ले लिया और आपके पास बच गई माइनस आर ए माइनस आर बी। क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है तो ये जीरो हो जाएंगी, आपके पास पूरा डेल वी क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये आपके पास क्या आ गई, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। यहाँ से लेके यहाँ तक का कंसीडर करो, बी से इस पे कंसीडर कर लो, सी डी, इन सब का क्या आएगा आपके पास, जीरो। इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास कौन सी सरफेसेस है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, क्योंकि इनके पोटेंशियल सेम आ रहे हैं। कोई सवाल मेरे बच्चों को? ठीक है, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है और आपका सिर्फ थ्योरी पार्ट कवर किया गया है। ये आप लोग एक दफा पढ़ लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे मैथमेटिकली भी देख लिया है, तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर का टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे। इसके एंड में जो है आई गेस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर है, वो आप लोग खुद एक दफा पढ़ लेना, क्योंकि वो लाइक थ्योरी टॉपिक है। उसमें आपको ये देखना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कौन सी है, कौन कौन सी टाइप्स डिस्कस की गई हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उनका डाइलेक्ट्रिक क्या यूज किया गया है। आप जब जाओगे ना, अगर कोई बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह को परस्यू करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को, तो ये जितने भी आप पढ़ोगे ना टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, ये आप कुछ भी नहीं यूज करोगे। वहां पे जो आप यूज कर रहे होते हो, सेरामिक कैपेसिटर यूज कर रहे होते हो, डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स यूज कर रहे होते हो, तो ये वाले में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हम फिर इंशाल्लाह कैपेसिटर्स के उसमें देख लेंगे कि आप हम लोग कैपेसिटर क्यों यूज कर रहे होते हो। यहाँ पे आपको 1000 एप्लीकेशंस दी हुई होंगी, लेकिन बेसिकली आप जब यूनिवर्सिटी लेवल पे यूज कर रहे होते हो ना, या इंडस्ट्रीज वगैरह में जो कैपेसिटर यूज कर रहे होते हो, वो बेसिकली रिपल को खत्म करने के लिए हो रहा होता है। मेरे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि रिपल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो टाइप्स, चलिए हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई सवाल मेरे बच्चों को?